हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सीडीपी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2012 का। आपका 2012 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 1 to 15 हम लोग इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी क्वेश्चंस के लाभ मिल पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। आंशिक पुनर्बलन जो है वो क्या होता है भाई। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक अच्छा कच में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो आंशिक पुनर्बलन जो है वो क्या है। आंशिक पुनर्बलन जो है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आप लोगों को क्या करना है कि अपने आंसर्स जो है माइंड में सोचने की क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये देखिए कि आप सही सोच रहे हैं या गलत। ठीक है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में, ठीक है, एक सशक्त विद्यालय है जो अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अनुशासित स्वभाव को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या फिर स्मृति को। ठीक है, तो एक जो सशक्त विद्यालय जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। ठीक है, क्या आप लोगों ने सही आंसर सोचा था अपने माइंड में। देखिए, जज कीजिए अपने आप को कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 18 नंबर है भाई। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से अंतःविषयीय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है। जो अंतःविषयीय अनुदेशन होता है इसका सबसे ज़्यादा लाभ क्या है भाई। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों की अधिक लचीलेपन की अनुमति, विद्यार्थियों की सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, और प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर में आपका दिया है कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित करने की कम संभावना होती है। तो क्या है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन आपका जो है वो अंतःविषयीय अनुदेशन का सबसे उत्कृष्ट लाभ क्या होता है ये बताना है आपको। तो इसका उत्कृष्ट लाभ ये होता है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाएं। जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसका प्रयोग करें और उसके सामान्य अवसर उनको प्राप्त हों। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 19 नंबर है। क्या दिया हुआ है कि वे शिक्षार्थी जो संवृत्त ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। क्या होता है उनके पास। निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास या फिर नैपुण्यता अभिविन्यास। क्या इसका आंसर आप लोग सोच रहे हैं। क्या कर सकते हैं इसका आंसर। वे शिक्षार्थी जो संवृत्त ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं, ठीक है, उनके पास होता है। क्या होता है उनके पास। निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 20 नंबर है। क्या दिया है। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं मज़ेदार। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराकर, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करे और उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने में, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने में, मुक्त खेल के लिए समय देने में। क्या कर सकते हैं इसके लिए आंसर क्या होगा। तो शिक्षक जो है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा, ठीक है, अपेक्षा करने के अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपको कम समझ में आए उसको बार बार देखिए। ठीक है ना, पढ़िए बार बार तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। क्या होती है भाई। रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य। थोड़ी शुद्ध हिंदी इसमें कुछ ज़्यादा ही होती है। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो रूपिम होती है। ठीक है, अब तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है तो आप लोग जिसमें सुटेबल हैं कर सकते हैं।
चलिए 22वां नंबर क्या दे रखा है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया था, गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, वो क्या सिद्धांत देता है, सिवाय, मतलब 3 ऐसे होंगे इनमें से जो वो सिद्धांत से रिलेटेड है और एक नहीं है। तो विविध तरीकों से सीखने की आकलन किया जा सकता है, तो ये तो दिया हुआ है सिद्धांत में। ठीक है, फिर क्या है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ऐसा भी उसमें कहा गया है। ठीक है, फिर बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, ये जो है ये बहुबुद्धि सिद्धांत में बात नहीं कही गई है। और विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, ये भी बहुबुद्धि सिद्धांत में निहितार्थ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा, सी सही हो जाएगा कि इसके सिवाय सभी बहुबुद्धि सिद्धांत में दिया गया है। आपको आंसर सही करेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 23 नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। क्या है जो कौन सी बात है जो सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर बाह्य कारक। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है ना, वो अभिप्रेरित करती है अधिकतम रूप से सीखने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 24 नंबर, इसमें क्या है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ठीक है, किससे संबंधित होते हैं, तो बुद्धि लब्धांक जिसे हम IQ कहते हैं, ये सामान्यतः उच्च रूप से संबंधित होते हैं। किससे, उच्च रूप से संबंधित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है 25 नंबर में, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी। इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, IQ जिसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धांक। IQ इज इक्वल टू होता है MA मानसिक आयु अपॉन में हो जाता है CA जो आपकी वास्तविक आयु है। इसमें आप वैल्यू रख देंगे और आपकी मानसिक आयु आ जाएगी। ठीक है, मानसिक आयु प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे IQ में 75 रखेंगे, यहाँ पे 16, 75 इंटू 16 कर देना है और इंटू यहाँ पे 100 होता है। ठीक है, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 12 वर्ष आएगी। 75 इंटू 16 और इनटू अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, ये दोनों वहाँ जाएंगी वैल्यूज़, MA निकालना है ना हमें मानसिक आयु, और 100 से डिवीज़न होगा तो 12 वर्ष आएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या दिया है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूर होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो के लिए कौन सी सामग्री जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, तो विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, जब विद्यार्थियों का समावेशन होगा तभी तो विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो हो पाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्या दिया है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। जो सफल समावेशन होता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, बताइए भाई। क्या आपके माइंड में लग रहा है आंसर, क्या कर सकते हैं। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना तथा अभिभावकों की भागीदारी, ये सब जरूरी होती है, सिवाय पृथक्करण के। ठीक है, सिवाय आ रहा है ना, तो संवेदनशील भी होगा, अभिभावकों का भी भागीदारी होगी इसमें, और क्षमता संवर्धन। पृथक्करण जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसी में सिवाय लगा हुआ है, मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा। चलिए 28 नंबर है। क्या दिया है क्वेश्चन में, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। ये आपके तरीके दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हो सकता है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। ठीक है, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा आपका शिक्षकों के द्वारा जो लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहार है वो ना किया जाए। ठीक है, ये कर देंगे। चलिए 29 नंबर है।
क्या दिया है इसमें, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य जो है स्थापन किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, ये वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, और ये हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, और ये सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। कौन सा आंसर इसके लिए सुटेबल हो जाएगा 29 में, क्या लग रहा है आपको? सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का जो आधार होगा उस पे शैक्षणिक क्षेत्रों में कौन सा औचित्य स्थापन करेंगे? तो ये वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट आंसर क्वेश्चन है आपका ये। चलिए क्या दिया हुआ है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त होगा, बताइए क्या क्या है। तो दिया हुआ है कि आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध कर देना। ठीक है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए और बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये दिए जाएं। ये सब तो फजूल की बातें हो जाएंगी। आपका आवासीय विद्यालय, यदि आवासीय विद्यालय होगा तो बच्चे छुट्टी नहीं कर पाएंगे। विद्यालय में ही जब आवास होगा उनका तो इस जो बच्चे जो हैं अनुपस्थित होते हैं उससे बचा जा सकेगा। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।